हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। मैं प्रताप सिंह आपके लिए आज से जीव विज्ञान बायोलॉजी की क्लासें शुरू कर रहा हूं। उसमें सबसे पहला जो हमारा अध्याय रहेगा, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो है अपना रक्त या ब्लड। जो ह्यूमन ब्लड है उसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम रक्त के सबसे पहले रक्त का जो होता है देखेंगे, रक्त क्या है, रक्त के कार्य देखेंगे, रक्त का संगठन देखेंगे, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, जो ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है, पूरे संगठन के बारे में जानकारी लेंगे। और रक्त की कमी से या ब्लड की कमी से हमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, उन सभी को हम एकदम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। बस आपको अगले 20 से 30 मिनट में हमारे साथ जुड़ने के बाद रक्त से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रक्त या ब्लड। रक्त होता क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त या रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ऊतक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम की। रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्राकृतिक कोलॉइड है, जो प्राकृतिक कोलॉइड है। ठीक है, कोलॉइड आप समझते हैं। कोलॉइड क्या होता है? जो एक ये गाढ़ा पदार्थ होता है जो अर्धपारगम झिल्ली होती है, उसको ही उससे पार नहीं जा पाता है, और जो छन्नक पत्र है उससे बाहर नहीं निकल सकता, उससे बाहर निकल जाता है, लेकिन अर्धपारगम झिल्ली को पार नहीं कर पाता है। ये एक कॉलॉइड है। ये हम आपको केमिस्ट्री में कॉलॉइड और जो मिश्रण है इन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, रक्त क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्राकृतिक कॉलॉइड है। ठीक है, जो प्राकृतिक कॉलॉइड है सबसे पहले। फिर उसके बाद हम देखते हैं कार्य, रक्त रुधिर के कार्य, रुधिर के कार्य। अगर रुधिर का कभी कार्य पूछा जाए, मुख्य कार्य, तो इसका काम है ट्रांसपोर्ट। जिस प्रकार से अपनी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह को जो माल होता है, गुड्स को ले जाती हैं, उसी प्रकार से शरीर के अंदर पोषक तत्वों तथा गैसों का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? रुधिर। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य, ठीक है, पोषक पदार्थ, याद रखना, पोषक पदार्थ जो ग्लूकोज होता है, पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करना। ठीक है, तथा ताप नियमन में सहायता भी करता है। ठीक है, दूसरा कार्य अगर देखें तो शरीर का जो ताप नियमन होता है, ताप का जो नियमन होता है, ताप नियमन में सहायता करना। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ये दूसरा इसका सेकेंडरी कार्य क्या है कि यह ताप के नियमन में सहायता करता है। उसके बाद देखें निर्माण, इसका निर्माण। तो रुधिर का निर्माण एक वयस्क मनुष्य में बोन मैरो या लाल अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, बोन मैरो या अस्थिमज्जा। ठीक है, निर्माण लिख लेना, सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। रुधिर का निर्माण, ठीक है, बोन मैरो या अस्थिमज्जा कहां पे होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो, बोन मैरो में होता है। तो रुधिर का निर्माण कहां पे होता है? ये वयस्क की बात हो रही है, एक वयस्क मनुष्य में। इसमें 1 मिनट लिख लेना, वयस्क मनुष्य में रुधिर का निर्माण अस्थिमज्जा या बोन मैरो में होता है। इंपॉर्टेंट है, जो एक वयस्क मनुष्य है उसके जो रुधिर का निर्माण अगर कभी पूछा जाएगा तो वो बोन मैरो में होता है। लेकिन अगर एक भ्रूण की बात करें, तो भ्रूण होता है एम्ब्रायो, इसकी बात करें, भ्रूण में रुधिर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है,
रुधिर का निर्माण यकृत, कहां पे होता है? लीवर, यकृत जिसे लीवर बोलते हैं, लीवर या मीसोडर्म, मीसोडर्म में होता है। हर एक बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते रहिए। तो पहली बात, अगर निर्माण पूछा जाए तो रुधिर का निर्माण वयस्क मनुष्य में अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है, तथा भ्रूण अवस्था में, जो भ्रूण अवस्था होती है चाइल्ड की, मतलब एक भ्रूण होता है, उसमें रुधिर का निर्माण अगर कभी पूछा जाए तो यकृत में या लीवर जिसे बोलते हैं। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप मीसोडर्म उसमें लगाएंगे, मीसोडर्म में होता है। ठीक, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कभी कभार पूछ लेते हैं रुधिर में कोलेस्ट्रॉल, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल 180 से 200 ग्राम तक होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके, ठीक है, जो उसके वजन का, 7% होता है। कितना? 7% होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुधिर, देखो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल 180 से 200 ग्राम तक होता है, और एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके वजन का 7% होता है। ठीक है, याद रखना, जो उसके वजन का 7% होता है। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ये भी यहीं पढ़ लेते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे थे, उन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, तथा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। तथा रक्त समूह की खोज, देखो यहाँ पे दोनों में अंतर है, ये इन्होंने परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त जो अपना है जिस प्रकार से बहता है, खुला परिसंचरण तंत्र है या बंद है, ये हम आगे बात करेंगे जब उसमें कर लेंगे। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज अगर देखा जाए तो किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए। स्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज, कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, 1 मिनट आप नोट कर लिए, बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे रक्त के संगठन पे, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग भी है। देखा जाए यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो अब हम कहां पे चलते हैं? रक्त के संगठन पे, कि रक्त में क्या होता है, किस प्रकार का इसका संगठन होता है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं रक्त के संगठन के बारे में। तो रक्त या ब्लड या रक्त, अगर हम रक्त को देखें तो मुख्यतः इसके 2 भाग में हम सबसे पहले से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु, इसे कार्पस बोलते हैं। इसमें, ठीक है, कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा है ये रुधिर का
55 से 60% भाग बनाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्लाज्मा रुधिर का कितने प्रतिशत भाग बनाता है, तो 55 से 60% बनाता है। और ये जो है अपना 40 से लेके 45% तक भाग बनाता है। ठीक, अब हम सबसे पहले इसमें प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में लिख लेना इसे, प्लाज्मा में, ठीक है, 90% जल तथा 10% बचा हुआ, देखो 90% जल हो गया तो बचा 10% जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग समझ जाइए। कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है, तो 90% जल होता है, 10% प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें जो प्रोटीन देखी जाए तो मुख्यतः दो प्रोटीन है, एक है प्रोथ्रोम्बिन, कौन सी प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरी है फाइब्रिनोजन। और ये दोनों रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। रक्त का थक्का जमाना समझ रहे हो, मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है उसके चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद वहां पे एक पपड़ी सी बन जाती है और जो रक्त होता है उसका बहना बंद हो जाता है, वहां एक पीला पीला पदार्थ निकलता है। उस जो पीला पदार्थ है उसे हम सीरम कहते हैं। तो रक्त का थक्का कैसे जमता है, विटामिन के की उपस्थिति में। जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। विटामिन के की उपस्थिति में जब कभी भी चोट लगती है, ब्लड बाहर आता है, तो वहां पे जो प्रोथ्रोम्बिन है, देखना यहाँ पे जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन किस में बदलता है, थ्रोम्बिन में, विटामिन के की उपस्थिति में। आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्रिया करता है किस पे, फाइब्रिनोजन पे, और ये फाइब्रिनोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, फाइब्रिन। अब ये जो फाइब्रिन है ये धागेनुमा संरचना है, जो तुम्हारे जैसे यहाँ पे जो चोट लगी है, इस चोट के ऊपर इस टाइप में एक जाल बना लेती है, जिसमें आपके जो रुधिराण होते हैं, प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, फंस जाती हैं और वो एक पपड़ी बना लेती हैं, जिससे ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है और खून का बहना बंद हो जाता है। लेकिन जो प्लाज्मा है इसमें एक सीरम होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, प्लाज्मा में 90% जल है, 10% प्रोटीन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और होता है। इसमें जो मुख्य प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ये इस प्रकार से थक्का जमता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है विटामिन के की उपस्थिति में, और थ्रोम्बिन क्रिया करके फाइब्रिनोजन पे फाइब्रिन बनाता है, जो रक्त का थक्का जमाता है। अब जब रक्त का थक्का जमता है तो उससे रुधिराण तो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इस फाइब्रिन से एक पीला पीला हल्का पदार्थ बाहर निकलने लगता है, जिसको हम बोलते हैं सीरम। अब ये सीरम होता क्या है, सीरम जो है हल्के पीले रंग का, सीरम हल्के पीले रंग का पदार्थ है, हल्के पीले रंग का द्रव है, ठीक है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजन को बाहर कर दें, जो बचेगा वो क्या होता है, अपना सीरम होता है यह, ठीक है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा है। समझ में आ गया, सीरम क्या है, प्लाज्मा है। और जब कभी भी देखो, अब इसमें यहां पे लिख देते हैं सीरम, ठीक है। और जब सीरम जो है, जब किसी बीमारी का टेस्ट होता है वो किसमें, सीरम में होता है। सीरम इससे इसकी जांच से बीमारी जो डिसीज होती है उनका पता लगाया जाता है, बीमारी का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। सीरम क्या है, अगर पूछा जाए हल्के पीले रंग का पदार्थ है और यह फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा है। अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दें तो सीरम बचेगा और यह
जो कोई भी बीमारी होती है उनकी जांच में यह यूज होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। हम इसके बाद इसके आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ अपने प्लाज्मा की बात पूरी यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, रुधिर जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में, साथ में अगर विटामिन सी हो, रक्त का थक्का जमा देता है। लेकिन मान लो जो ब्लड के अंदर ये दोनों चीजें उपस्थित, तीनों चीजें उपस्थित है, तो ब्लड हमारा शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है? तो इसका कारण है ब्लड में एक प्रोटीन और उपस्थित होती है, हिपेरिन। हिपेरिन जो हिपेरिन प्रोटीन है, जो हिपेरिन है, इसकी उपस्थिति के कारण, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रुधिर वाहिकाओं में नहीं जमता, रुधिर वाहिकाओं में नहीं जमता है, ठीक है। आप लोग इस बात को भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो होती है उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिपेरिन किसकी उपस्थिति के कारण जो रुधिर है वह शरीर के अंदर या रुधिर वाहिकाओं में नहीं जमता है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद अपना प्लाज्मा यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हम जो रुधिराणु होते हैं कार्पल्स पर चलेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर कार्पल्स पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं रुधिराणु पर, रुधिराणु या आरबीसी। रुधिराणु मतलब कार्पल्स पे, क्या? रुधिराणु। रुधिराणु देखें तो इनको कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। एक होती है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरी जो होती हैं ये होती हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तीसरी होती है अपनी प्लेटलेट्स। तो आज हम सबसे पहले आरबीसी की बात करेंगे या लाल रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इनमें केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी की बात हो रही है तो याद रखना आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इनमें केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन किनमें? आज जो स्तनधारी होते हैं उनके आरबीसी में नहीं पाया जाता। लेकिन इसके एक्सेप्ट में देखा जाए ऊंट तथा एक होता है लांबा की आरबीसी में केंद्रक होता है, ठीक है। जो ऊंट होते हैं, ठीक है, ऊंट और लांबा ऐसे 2 स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक। अब अगली बात देखें, आरबीसी का जीवन काल बहुत बार पूछा गया है, 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे सभी बातें इंपॉर्टेंट है। इनका आकार उभयोत्तल होता है, मतलब किनारे पे उठी हुई तथा बीच में दबी हुई होती हैं। आरबीसी जो होती हैं ये देखा जाए तो बीच में दबी हुई होती हैं और किनारे पे उठी हुई होती हैं, ठीक है। इनका आकार उभयोत्तल होता है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो। कहां पे होता है? इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो, रेड
बोन मैरो में होता है। ठीक, इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे लिखवाते हैं। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, उसके बाद आरबीसी की ही बात चल रही है, डब्ल्यूबीसी की बात हम बाद में करेंगे। एक वयस्क मनुष्य में 4.5 से 5 मिलियन 4.5 से 5 मिलियन आरबीसी होती हैं। ठीक है, जो रुधिराणु का 99% है, 99% आरबीसी होती है। 1% में तुम्हारी जो बची हुई डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स होती हैं, जो रुधिराणु का 99% होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 99% होती हैं। ठीक है, अरे जो आरबीसी पुरानी हो जाती हैं वो जाके कहाँ पे पहुंच जाती है, उसमें प्लीहा में पहुंच जाती है, जिसे स्प्लीन बोलते हैं। वहां पे जाके ये नष्ट हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो प्लीहा, इसे SPL स्प्लीन या तिल्ली क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछा है। आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है, स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा होती है। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। आरबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही बनते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम जो आरबीसी होती है, हमने निर्माण और सब देख लिया। आरबीसी का लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। आरबीसी का लाल रंग, आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की वजह से होता है, वर्णक की वजह से होता है। जो हीमोग्लोबिन है HB, हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, उसकी वजह से आरबीसी का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन देखें तो हीम इसमें वर्णक है तथा ग्लोबिन, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन, और ये क्या है, वर्णक। जो हीम वर्णक है ये किसका बना होता है, फेरस या लोह धातु। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आरबीसी में कौन सी धातु पाई जाती है, लोह धातु पाई जाती है या फेरस पाया जाता है, हीम वर्णक में होती है, और इसी की वजह से ये आरबीसी थोड़ी चमकीली दिखाई देती है तथा लाल कलर की दिखाई जाती है। पूछा जाए आरबीसी में कौन सी प्रोटीन है, तो ग्लोबिन प्रोटीन होती है। और जो ऑक्सीजन होती है, यहां पे समझ लेना, अब इसे हटा देते हैं। आरबीसी की जो डिटेल थी वो देखा जाए तो एक तरह से समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे हम आगे थोड़ी सी बात और करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो आरबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त हो सकते हैं, 4 अणु। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु संयुक्त होते हैं। हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं या संयुक्त होते हैं। ठीक है, 4 अणु जुड़ जाते हैं और एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु का जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यह संयोजन अस्थायी होता है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्थायी संयोजन,
यह संयोजन कैसा होता है? यह संयोजन अस्थायी संयोजन होता है। तो कभी पूछा जाए हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ संयोजन कैसा है? अस्थायी संयोजन। मतलब यहाँ पे ये जुड़े, फेफड़ों में ये जुड़ते हैं, शरीर के दूसरे भाग में जाके ये अलग हो जाते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं, फेफड़ों में छोड़ देते हैं। ये आपको हम प्रोसेस श्वसन में पूरा डिटेल में बताएंगे, तो ये हो जाता है। लेकिन इसकी बंधुता, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की बंधुता, ये आपने नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन की बंधुता किसके साथ सर्वाधिक होती है? ये इंपॉर्टेंट है, इसे और लिख लो। जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा बंधुता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। यह करीबन ऑक्सीजन से 250, ठीक है, 250 गुना अधिक होती है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? जैसे आप हो, आपका एक कोई दोस्त है जो ठीक ठाक दोस्त है, आप उसके साथ घूम रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां पे आप घूम रहे थे, तब तक एक ऐसा दोस्त आ जाता है जो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो आप उसे छोड़ के दूसरे के साथ चले जाओगे। वही बात हुई, ये ऑक्सीजन इसका हीमोग्लोबिन का ठीक ठाक दोस्त है, इसके साथ वो घूमता रहता है। लेकिन अगर उसे कार्बन मोनोऑक्साइड दिख जाएगी तो उसे तुरंत छोड़ देगा और किसके साथ चला जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इसकी बंधुता किसके साथ है? इसके साथ इसकी मित्रता बहुत ज्यादा है। कितनी? 250 गुना अधिक है। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन जुड़ता है तब क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कैसा होता है? ये स्थायी संयोजन है। ये कैसा है? स्थायी है। मतलब अगर किसी भी हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई तो इतना स्थायी है कि वो टूटेगा नहीं जब तक हीमोग्लोबिन खत्म ना हो जाए। इसीलिए जब कभी सर्दी के समय में कोई व्यक्ति अपने या अंगीठी को जला लेता है जिसमें पत्थर वाला कोयला यूज करता है, तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, गैस पास नहीं होती है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक व्यक्ति जो अपने यहाँ अंगीठी जला रहा था, उसकी मृत्यु हो गई बंद कमरे में, क्या कारण है? जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ये विषैली गैस नहीं है, इसे सूंघने से कोई मरता नहीं है। तो कारण पूछा जाता है क्यों? क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता बहुत अधिक है और ये क्या बनाती है? स्थायी यौगिक। ये तुम्हारे जो हीमोग्लोबिन के अणु होंगे उनसे चिपक जाएगी, स्थायी तौर पे मित्रता करेगी और उन्हें खत्म कर देगी। अब आपके पास ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के वो खत्म हो जाएंगे और आपकी दम घुटने से कोई भी व्यक्ति होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बंद कमरे में कभी भी अंगीठी को नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी आरबीसी की बात पूरी तरह से समाप्त होती है। आपको इसके बाद आप हमसे ये समझ लीजिए, रक्त को पढ़ लीजिए, इसके बाद आपके कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसके बाद WBC, प्लेटलेट्स, रुधिर समूह, सभी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे आप लोगों से। अगर आप लोगों को ये अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए आपका इतना ही था।